Good morning, student. Today you are going to learn the 15th chapter of history, the non-aligned movement. After World War, after the First World War and the Second World War, all the countries of the world are threatened. And you know that after the Second World War, there was Cold War, from 1945 to 1992. ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया था कि वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट थी, जो कि 1992 तक चली। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ था, दो पावर इमर्ज हुई थी, एक तो यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर, यानी कि एक वेस्टर्न साइड में और एक ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में क्या था, रशिया था, और वेस्टर्न साइड में अमेरिका। ये दोनों एक पावरफुल कंट्रीज़ थे जो कि एक दूसरे के को अपोजिशन करती थी हर चीज़ में। तो एक तरह से उनके बीच कोल्ड वॉर थी। तो ये दो ब्लॉक्स जो बनकर आए, तो इन्होंने क्या करा था कि वो हर कंट्री को अपने फेवर में करना चाहती थी। मतलब कि यूएसए जो था वो अपने पावर में, अपने अंडर में करना चाहता था कंट्रीज़ को अपने फेवर में, और यूएसएसआर जो थे वो अपने साइड में अपनी और कंट्रीज़ को करना चाहती थी। तो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे, इसको देखते हुए ये नॉन अलाइन मूवमेंट बना। इसका मतलब था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। द टर्म नॉन अलाइनमेंट वॉज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दोज नेशंस दैट डिजायर्ड नॉट टू अलाइन देमसेल्फ विद आइदर ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। यानी कि इसका मतलब था कि जो भी नेशंस उन लोगों के लिए ये टर्म यूज़ हुआ था जो कि ये दोनों पावर के साथ, यानी कि ना तो वो यूएसए के साथ रहना चाहते थे और ना वो यूएसएसआर के साथ अलाइन करना चाहते थे। मीन्स वो एक तरह से न्यूट्रल रहना चाहते थे। वो उनसे भी मिलना चाहते थे, उनसे भी मिलना चाहते थे, किसी एक के साथ वो अलाइनमेंट नहीं करना चाहते थे। The emergence of independent states in Asia and Africa after the Second World War in particular led to the beginning of the non-aligned movement, which today comprises almost all the countries of the Third World. जब ये वॉर ख़त्म हुई तो जो भी स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए वॉर के बाद, एशिया के, अफ्रीका के, तो इन लोगों को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि आगे ऐसा फ्यूचर में ना हो कि फिर से उनके ऊपर जो है एग्रेशन कर लिया जाए, उनको अपने अंडर में ले लिया जाए। तो इन सब को देखते हुए ये मूवमेंट बना, और आज इसने वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ को अपना मेंबर बना लिया है, जिसको कि थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, यानी कि वो कंट्रीज़ जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है। दस इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फोर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसके फॉर्मेशन के लिए इंडिया ने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो, और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट टीटो, इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासर, और घाना के प्रेसिडेंट नक्रुमा, ये सारे प्रेसिडेंट ने मिलकर इस मूवमेंट के आर्किटेक्चर रखा। एंड द यूरोपियन पावर हैड लार्ज कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। पहले क्या था, वर्ल्ड वॉर से पहले ये जो यूरोपियन पावर्स था, इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को अपने अंडर में कर रखा था, उस पर वो रूल करती थी। लेकिन वॉर के बाद जब उनके पावर ख़त्म होने लगे, डिक्लाइन होने लगे, तो इन्होंने ये जो इन्होंने अपने अंडर में रखा था, इनको इंडिपेंडेंट कर दिया। जैसे ये सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होने लगी तो इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को, अपने सपोर्ट को गैदर्ड किया, एंड अल्टीमेटली यूरोपियन पावर को इंडिपेंडेंस की डिमांड इनकी पूरी करनी पड़ी। इतने सालों तक इन यूरोपियन पावर के अंडर में रहने के बाद ये कंट्री क्या करना चाहती थी, अपनी बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहती थी, यानी कि उस पर किसी बाहरी कंट्री का कोई भी रूल ना हो। तो इसके लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये पॉलिसी स्टार्ट हुई। मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट: द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट डज नॉट इम्प्लाई आइसोलेशन फ्रॉम एंड न्यूट्रलिटी और नेगेटिव अप्रोच टू इंटरनेशनल इशूज़। यानी कि ये जो नैम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट,
इसका मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली आइसोलेशन, यानी कि बिल्कुल भी अलग कर लिया अपने आप को, यूएसए से भी, यूएसएसआर से भी बिल्कुल अलग कर लिया हर चीज़ से और उनके लिए नेगेटिव अप्रोच रखा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ये दोनों के साथ कोऑपरेट करना चाहती थी सारी कंट्री, लेकिन किसी एक के साथ हो कर के दूसरे के अगेंस्ट में रहना ये नहीं चाहती थी। तो on the contrary, it is a positive and constructive policy leading to freedom, security, peace and cooperation among nation। तो ये एक पॉजिटिव पॉलिसी थी जिसका एम था फ्रीडम, यानी कि अपनी कंट्री की इंडिपेंडेंसी, सिक्योरिटी चाहिए थी ताकि कोई और फिर से उसको अपने रूल में ना रखे, पीस चाहिए था अपनी कंट्री के अंदर, दोबारा से वॉर ना हो और हर नेशन के साथ कोऑपरेशन हो, हर नेशन आपस में मिलजुल करके भी रहे। तो ये एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट था दैट इनेबल्स ईच नेशन टू फॉलो इट्स ओन पॉलिसीज विदाउट जॉइनिंग आइदर ऑफ द टू सुपर पावर ब्लॉक्स और कमिंग अंडर देयर इन्फ्लुएंस। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने हर नेशन को अपनी अपनी पॉलिसी को फॉलो करने के लिए इनेबल किया और बिना इन दोनों पावर में जुड़े, यानी कि ना तो यूएसए में जुड़ना था और ना यूएसएसआर में और ना उनके इन्फ्लुएंस में आना था, बिल्कुल इंडिपेंडेंस पॉलिसी थी। The members of the NAM have been increasing over the year. At present, the group has 120 members, while 17 other countries have been granted to the status of observer countries। अभी यहाँ पर NAM का जो कंट्रीज़ थी वो सालों तक बढ़ती चली गई और अभी इसमें 120 मेंबर्स हैं और 17 अदर्स कंट्रीज़ हैं जो अभी ऑब्जर्व में हैं। President Tito defined NAM in its inaugural summit held at Belgrade in 1961. This group of non-alignment countries is not a bloc but a group of like-minded nations। तो ये जो प्रेसिडेंट टीटो थे वहाँ के यूगोस्लाविया के, इन्होंने जब इनॉग्रल समिट हुआ था बेलग्रेड में तो इन्होंने कहा कि ये नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज जो ये एक ब्लॉक नहीं है जैसे कि यूएसए ने बना रखा, यूएसएसआर ने बना रखा, नहीं, बल्कि ये एक ग्रुप है लाइक माइंडेड नेशन का, यानी कि जिनके सोच सेम है। अब कौन कौन से फैक्टर थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे नैम के फॉर्मेशन के लिए? तो एक तो ये फैक्टर्स था कि कोल्ड वॉर के बाद, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और ये लोग चाहते थे कि कुछ कंट्रीज़ उनके फेवर में रहें, तो इससे बचने के लिए भी ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसका रिएक्शन हुआ, ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद when the NAM came into existence, most of its members were underdeveloped countries। यानी कि ये जो NAM में जो भी कंट्रीज़ इंक्लूड हुई वो पहले क्या थी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, यानी कि अभी उनका डेवलपमेंट हो रहा था, तो इनको अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए था, टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए था, जो कि उनको दोनों सुपर पावर ब्लॉक से मिल सकता था, यानी कि यूएसए से भी मिलता और यूएसएसआर से भी मिलता। अगर वो किसी एक के साथ अलाइनमेंट कर लेते, अगर वो सिर्फ यूएसए के साथ अलाइनमेंट कर लेते तो ज़रूरी नहीं था कि उनको हर वो चीज़ मिलती यूएसए से जो उनको यूएसएसआर से भी मिल सकती थी। तो इसलिए भी इन्होंने क्या किया था, कोऑपरेशन किया था, यानी कि दोनों के साथ वो मिलजुल के रहना चाहते थे कंट्रीज। और अगर कोई भी एक जो है, सारी कंट्रीज़ अगर किसी एक कंट्रीज़ के साथ, किसी एक ब्लॉक के साथ मिल जाती तो उनकी इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती, फिर वो ब्लॉक उनके ऊपर रूल करता, उनकी पॉलिसी को डिसाइड करता, तो जो कि ये कंट्रीज़ नहीं चाहती थी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे नैम के फॉर्मेशन के लिए। फॉर्मेशन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। Representatives of 29 African and Asian countries assembled to discuss their problem at a conference held at Bandung in Indonesia in April 1955। 1955 अप्रैल में बैंडूंग में कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई जहाँ पर ये सारे 29 अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में असेंबल्ड हुए और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को उस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसमें चेयरमैन, चाइना के चेयरमैन थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो थे,
और अदर नेशंस के भी लीडर्स थे जो कि यहाँ पर आए थे डिसीज़न लेने के लिए और एक पीसफुल नेशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे जो। तो फाइनली ये 5 प्रिंसिपल फॉर्मुलेट हुआ उस कॉन्फ्रेंस में और फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसको कि पंचशील भी कहते हैं। This was the beginning of non-alignment movement, and representative of the Afro-Asian countries who took part in this conference declared themselves neutralist। जो भी कंट्रीज इसमें पार्ट करी थी उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल शो किया, यानी कि वो किसी एक के साथ अलाइनमेंट नहीं करेंगी। तो ये जो पंचशील था इसके 5 प्रिंसिपल्स थे। पहला था म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि जो कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री है उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, यानी कि उसके ऊपर किसी और का इंटरफेयर ना हो, इसको मेंटेन रखना है। उसके बाद म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगी, और किसी इंटरनल अफेयर यानी कि अपनी कंट्री का जो भी इंटरनल अफेयर रहेगा उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इक्वालिटी और कोऑपरेशन रहेगा इन सारी कंट्रीज़ के बीच में, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगा, यानी कि सब कंट्री अपना अपना डेवलपमेंट करेंगी लेकिन पीसफुली वे में। ये पंचशील का फॉर्मूला था। The idea inherent in पंचशील were given practical shape at a meeting in 1955। ये जो पंचशील का आइडियाज़ था ये 1956 में प्रैक्टिकल शेप में आया, और फिर एक मीटिंग अटेंड की गई इजिप्ट में, फिर एक मीटिंग अटेंड हुई जिसमें सारे लीडर अटेंड हुए, और दिस लीडर डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज, एंड द फर्स्ट समिट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज वाज हेल्ड एट बेलग्रेड इन सितंबर 1965। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था इसमें हमेशा यानी कि हर कुछ सालों पे 2 साल 3 सालों पे इसकी एक मीटिंग होती है, और जो भी उस टाइम पे कुछ भी मुद्दा चल रहा होता है, कुछ भी बात चल रही होती है, उस पर डिस्कशन होता है। तो जो फर्स्ट मीटिंग इसकी हेल्ड हुई वो बेलग्रेड में 1961 में हेल्ड हुई, और इसमें 25 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने इसको अटेंड किया, और इसका जो प्रिंसिपल था जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह एक्सप्लेन किया, वी प्रपोज एज फार एज पॉसिबल टू कीप अवे फ्रॉम द पावर पॉलिटिक्स ऑफ ग्रुप अलाइंड अगेंस्ट वन अदर विच हैड लेड इन द पास्ट टू वर्ल्ड वॉर एंड विच मे अगेन लेड टू डिजास्टर ऑन एन इवन वास्टर स्केल। वी प्रपोज टू कीप ऑन द क्लोजेस्ट टाइज ऑफ फ्रेंडशिप विद ऑल कंट्रीज़, यानी कि उन्होंने कहा कि हम जो है किसी के साथ भी अलाइनमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये अलाइनमेंट क्या हो चुका था, वर्ल्ड वॉर का रीज़न बन चुका था। अगर हम फिर से इस तरह अलाइनमेंट को कंटिन्यू रखेंगे तो आगे फिर इससे भी कंडीशन और ज़्यादा डिज़ास्टर हो सकती है, बल्कि हम इसके जगह पर क्या करेंगे, फ्रेंडशिप रखेंगे हर कंट्रीज़ के साथ। हम अमेरिका के साथ भी फ्रेंडशिप रखेंगे, और हम सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के साथ भी कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ भी फ्रेंडशिप रखेंगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे कि जो भी नेशंस थे जिनको अभी फ्रीडम मिली थी उनकी फ्रीडम को प्रिजर्व करना था, फिर से उनकी फ्रीडम को छीना ना जाए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, जितने भी कंट्रीज को फ्रीडम मिली थी उनके जो वहाँ पर जो लोग थे उनको ह्यूमन राइट्स दिलाना था, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था, जो भी कॉजेज़ थे वॉर के रीज़न थे उनको क्या करना था, हटाना था, न्यूक्लियर वीपन्स जो थे उनको भी एलिमिनेट करना था, फ्रीडम एक डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करना था, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो कि फ्रेंडली हो, कोऑपरेटिंग हो, वो पॉलिसी को प्रमोट करना था। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो उनको पीसफुली मैनर में सेटल करना था, और जितने भी नेशंस हैं उनको इंडिविजुअली इक्वालिटी प्रमोट करना था, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो नेशन उससे ऊपर रहे, वो नेशन उससे ऊपर रहे, इक्वालिटी रखना था, और एक सेफ़ और पीसफुल वर्ल्ड को मेंटेन करना था। And to help the United Nations to be strong and effective and to save new nations from falling prey to the supremacy of the superpower। आगे फिर से ऐसा ना हो कि कोई नेशन जो कमज़ोर हो उसको फिर से पावरफुल नेशन अपने कब्ज़े में कर ले, ऐसा आगे ना हो, इसको भी प्रिजर्व करना था, और टू इस्टेब्लिश अ जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन द पुअर एंड द रिच। एक इकोनॉमिकली ऑर्डर जो था
उसको इस्टेब्लिश करना था, यानी कि पुअर और रिच कंट्रीज़ के बीच में जो गल्फ था उसको ख़त्म करना था। रोल ऑफ नैम इन वर्ल्ड अफेयर्स। 1961 में ये एग्जिस्टेंस में आया बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के बाद, और उसके बाद से ही इसका साइज बढ़ता गया। नैम होल्ड इट्स समिट्स एट एन इंटरवल ऑफ 3 और 4 ईयर्स। 3 या 4 साल के बाद इसका इंटरवल के बाद इसकी समिट होती है, मीटिंग होती है। इन द बिगनिंग इट वर्क अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म एंड रेशियलिज्म ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। स्टार्टिंग में जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो इसका मेन वर्क क्या था, इम्पीरियलिज्म और रेशियलिज्म को ख़त्म करना था। यानी कि उस टाइम पे जो ये रेशियलिज्म थी, जैसे कि नाजिज्म में हिटलर ने ज्यूज़ के अगेंस्ट किया था, रेसिस्ट, उसको ख़त्म करना था। और फिर इस तरह जब भी मीटिंग होती थी तो कुछ ना कुछ एक नया मोटिव होता था, उसको सॉल्व करना था। एक नई प्रॉब्लम्स होती थी, उसको सॉल्व करना था। जैसे कि 1964 में जब समिट हुई तो इसमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया गया था, फ्रेंच और पोर्टुगीज़ कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ को जो फ्रेंच ने कॉलोनियलिज्म कर रखा था, उसको अंडर में रखा था, उसके लिए ये समिट हुई थी। और इसराइल्स एग्रेसिव टेंडेंसीज एंड ग्लोबल डिसआर्मामेंट। इसराइल उस टाइम में एग्रेसिव कर रहा था, टेंडेंसीज अपना रहा था, उसके लिए भी हुआ था ये डिस्कशन यहाँ पर। नैम अपील टू द वर्ल्ड टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटेशन। नैम ने वर्ल्ड के से ये अपील किया था कि वो कन्फ्रंटेशन को ख़त्म करें, इसकी पॉलिसी को ख़त्म करें। फिर जो थर्ड समिट हुई थी 1970 में, इसने कॉन्सेंट्रेट किया था इस्टेब्लिशिंग गुड इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ऑन पीसफुल को एग्जिस्टेंस। यानी कि सारे जो भी कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनका रिलेशन अच्छा रहे। फिर 1973 में फोर्थ समिट हुई, उसमें उनका फोकस था इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड। देन 1979 में जो समिट हुई उसका मोटिव था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को और रिच और पुअर नेशंस को के बीच जो गल्फ है उसको रिड्यूस करने का। देन 1983 में समिट हुई, उसका मोटिव था ग्रेट डिसआर्मामेंट का। यानी कि उस टाइम पे कंट्रीज़ क्या कर रही थी, अपने वीपन्स को, ज़्यादा से ज़्यादा वीपन्स को अपने बढ़ा रही थी। तो उस टाइम में एटम बम और ये सब बहुत तेज़ी से बन रहे थे, तो डिसआर्मामेंट पर इसमें जोर दिया गया था। यानी कि ये सब जो न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब बन रहे हैं, इसमें लिमिट हो। फिर उसके बाद 1989 में भी इस तरह एक समिट हुई जिसका मोटिव था इन विच 104 कंट्रीज टुक पार्ट एंड दे ट्राइड टू फाइंड अ जस्ट सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम एंड टू बिल्ड अप अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी। यानी कि सबको जस्टिस और इक्वालिटी दिलाना इसमें ये मोटिव रखा गया था। इस तरह हर कॉन्फ्रेंस में, हर समिट में एक नया चीज़ उठाई जाती थी, एक नई प्रॉब्लम्स को लाया जाता था और उसको सॉल्व करने के लिए इसमें डिस्कशन होता था। यहाँ पर आपकी समिट दी हुई हैं, जो भी समिट्स हुई जहाँ पर हुई जिस ईयर में, और कौन कौन से टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए आपको दिया है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। नाउ नेहरूज़ रोल। नेहरू का क्या रोल था नैम में, नेहरू ने क्या क्या किया। जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इंडिया की नीड्स को देखते हुए, क्योंकि उस टाइम इंडिया भी यूरोपियन कंट्रीज़ के पावर में था, तो जब इंडिपेंडेंस हो गई तो इसके जो सॉवरेनिटी थी, इंटेग्रिटी थी इंडिया की, उस पर डेंजर था कि फिर से ऐसा आगे कुछ ना हो। तो ये सब चीज़ों के लिए नेहरू ने ये इसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करवाया और देयरफॉर ही एडवोकेटेड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ऑल नेशन। तो इसके लिए उन्होंने लड़ा कि हर कंट्रीज़ का, हर नेशंस का अपनी सॉवरेनिटी हो, अपनी इंटेग्रिटी हो। ये जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट और ग्रेटेस्ट एडवोकेट थे नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के। 1947 में उन्होंने कहा कि फॉर टू लॉन्ग वी ऑफ एशिया have been petitioners in western courts and chancelleries that story must not belong to the past। यानी कि पहले हम क्या थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के हाथ में थे और हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन अब ये पास्ट की कहानी हो चुकी है। अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और
एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है और एक दूसरे के साथ हेल्प करना है एक दूसरे की, और अपने कंट्रीज़ को डेवलप करवाना है। इस तरह उन्होंने इंडिया को रियलाइज़ करवाया, ही रियलाइज दैट इंडिया हैड टू प्ले अ स्पेशल रोल टू प्रूव टू द यंगर एंड स्मॉलर nations of the world the significance of the non-alignment movement toward stabilization of global peace, liquidation of colonialism and imperialism in all forms, establishment of a new economic order, etc. तो इस तरह इंडिया के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने अदर कंट्रीज़ के लिए भी आवाज़ उठाई कि सबको अपने स्टेबलाइजेशन पे जोर देना चाहिए, ग्लोबल पीस पे जोर देना चाहिए। इंडिया प्लेड अ मेजर रोल बाय एडवोकेटिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नैम अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया ने एक मेजर रोल प्ले किया, उसने दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी आवाज़ उठाई। और 1949 में जो कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में, इसमें क्या था, दिस कॉन्फ्रेंस अर्ग द यूनाइटेड नेशन टू एंड द डोमिनेशन ऑफ हॉलैंड ओवर इंडोनेशिया। उस टाइम पे इंडोनेशिया पे क्या था, हॉलैंड का डोमिनेशन था, उसको ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाया और एडवोकेट किया नेहरू ने इसको। और नेहरू आल्सो एडवोकेटेड फॉर फ्रीडम ऑफ मेनी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ को फ्रीडम दिलवाया, उसके लिए भी एडवोकेट किया नेहरू ने। एंड विच वर अंडर फॉरेन रूल इन नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका के लिए भी नेहरू ने इस पर सजेशन दिया, उसको फ्रीडम दिलाने के लिए। तो इस तरह नेहरू ने बहुत सारे रोल प्ले किए नैम में और दूसरी कंट्रीज़ के लिए और इंडिया के लिए भी। नेहरू वॉज अगेंस्ट द रेशियल पॉलिसी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे रेशियल पॉलिसी चल रही थी, यानी कि काले गोरों वाली। और तो अंडर हिज गाइडेंस इंडिया ब्रॉट अ रेजोल्यूशन इन यूएन इन 1962 कॉलिंग अपॉन मेंबर स्टेट टू टेक डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक स्टेप्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टू मेक इट चेंज इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। 1962 में यूएन के साथ इंडिया ने ये रिजोल्यूशन रखा कि सारे मेंबर्स जो हैं यूएन के, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में स्टेप उठाएं कि इसकी ये जो पॉलिसी है रेशियल पॉलिसी, वो उसको ख़त्म करें। और नेहरू कंसिस्टेंटली कंडेम बिल्डिंग ऑफ वीपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। नेहरू ने जो भी कंट्रीज़ वीपन्स को बना रही थी, वीपन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, वीपन्स से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो नेहरू इसके अगेंस्ट थे। Advocating a policy of disarmament, India signed an agreement for banning atomic test in 1963। ये जो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी थी 1963 में इंडिया ने इसमें साइन किया कि वो एटॉमिक टेस्ट नहीं करेगा। एटॉमिक टेस्ट में भी क्या होता था, एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाते थे, टेस्ट किया जाता था, और जहाँ पर भी वो गिरता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही होती थी। तो इसके लिए 1963 में इंडिया ने साइन किया। Today the non-alignment movement has acquired a great importance in international politics। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट बन चुका है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और इसने बहुत सारे नेशंस को अपने में बना लिया, अपने साथ ले आया है। द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिलीव दैट फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक इज़ मोर इंजरियस टू पीस। ये सब जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अब ये रियलाइज़ कर लिया है कि ये बिल्कुल हार्मफुल है और उनको एक साथ कोऑपरेट करके रहना है। रेलेवेंस ऑफ नैम टुडे, नैम की जो नैम है उसका वो कितना ठीक है, कितना सही है, कितना उसकी रेलेवेंसी है आज के टाइम में। तो जब तक ये कंट्रीज़ with the world becoming unipolar, questions regarding to the relevance and validity of NAM have been raised। तो आज क्या हो रहा है, सब वर्ल्ड सारी कंट्रीज़ क्या हो रही है, यूनिपोलर हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन है कि नैम जो है कितना रेलेवेंस है, कितनी वैलिडिटी है, कब तक ये सही है। तो इस बात के लिए ये आंसर होगा कि वन मस्ट रियलाइज दैट टिल सबजगेशन ऑफ वीकर स्टेट बाय द स्ट्रॉन्गर वन एग्जिस्ट। जब तक कि वीकर स्टेट पर स्ट्रॉन्गर कंट्रीज़ का ये उस पर अटैक करना बंद ना हो जाए, और ये जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ है ये ख़त्म ना हो जाए, और एक दूसरे के कंट्रीज़ पर इंटरफेयर करना बिल्कुल बंद हो जाए, बैंड हो जाए, तब तक नैम जो है इम्परेटिव है, बहुत ज़रूरी है।
and the movement with its principle of working together to establish peace in every corner of the world, to improve the economy of all member nations by promoting the bilateral trades, and to to the principle of non-aggression for maintaining the sovereignty of other member nation is a potent force. तो ये जो नैम मूवमेंट जो है, जो इस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है कि वो एक साथ मिल कर के पीस को इस्टेब्लिश करें हर वर्ल्ड के हर कोने कोने में, हर नेशन में, और सबकी इकनॉमी को मेंटेन करें, और जो ये गल्फ़ है पुअर कंट्री और रिच कंट्रीज़ के बीच में, इसको मेंटेन करें, ट्रेड में एक साथ रहें, बायलेटरल होके रहें, और सॉवरेनिटी साथ साथ मेंटेन रहे, कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करे। ये सब इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है नैम का। एंड द नैम लीडर रिसेंटली डिनाउंस द इन्वेजन ऑफ इराक बाय यूएसए। अभी जो है नैम ने इसको इराक के ऊपर यूएसए इन्वेजन करना चाहता था, तो अभी नैम लीडर्स ने इसको डिनाउंस किया है। तो अभी नैम ही एक सुपर पावर है जो एंड हैव वो जिसने क्या किया है, ये कंट्रीज़ को एक दूसरे पर अटैक करने से रोकता है। दस नैम्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैव इंक्रीज्ड manifold in the present world, and it act as a balancing scale in the geopolitical development of the world. इसके साथ साथ नैम जो है ग्लोबलाइजेशन पे भी जोर दे रहा है, यानी कि सारी कंट्रीज़ ग्लोबलाइजेशन पर में ग्लोबलाइजेशन हो, उनका एक साथ सबका डेवलपमेंट भी हो और साथ साथ पीसफुली भी रहें। तो इसलिए नैम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। हियर द चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।